नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखा गया देवराज चौहान सीरीज का एक और मज़ेदार उपन्यास जादूगर पार्ट 4। योगेंद्र खंडूरी ड्यूटी पर जा चुका था। भवन सिंह ने चाय बनाई, एक गिलास देवराज चौहान को दिया, दूसरा खुद थामा। चाय पीकर चलने के लिए तैयार हो जाओ। देवराज चौहान बोला, कहाँ जाना है? किसी ऐसी जगह जहां कम से कम 1.5 लाख का इंतजाम हो सके और हम अच्छी कंडीशन की 2 कारें खरीद सकें। और यह काम हमने काठमांडू में नहीं करना है। मैं नहीं चाहता कि कैसीनो लूट से पहले ही पुलिस की निगाह हम पर पड़ जाए। देवराज चौहान ने कहा, खुलकर समझाओ। मैं पूरी तरह नहीं समझा। भवन सिंह उसके सामने बैठता हुआ बोला, हमें बहुत कम रकम 1.5 लाख की ज़रूरत है और यह रकम किसी पेट्रोल पंप को लूटकर हासिल की जा सकती है या फिर किसी छोटे से बैंक को लूटकर। अब यह तुम्हें देखना है कि काठमांडू के बाहर ऐसी कौन सी जगह है जहां हम अपना काम करके सुबह तक वापस लौट सकें। भवन सिंह की निगाह देवराज चौहान पर जा टिकी। काठमांडू में यह काम किया जा, यहाँ कुछ नहीं करना। देवराज चौहान ने उसे घूरा। यहाँ कुछ करके अगर हम पुलिस की निगाहों में आ गए तो कैसीनो को लूटने की योजना बेकार हो जाएगी, फिर हम कुछ नहीं कर सकेंगे। भवन सिंह ने होठ सिकोड़कर सिर हिलाया। देवराज चौहान ने चाय का गिलास टेबल पर रखा और सिगरेट सुलगा ली। काठमांडू के बाहर करीब में बड़ी जगह तो मकवानपुर है। भवन सिंह बोला, मकवानपुर? हाँ। तुम्हारी देखी भाली जगह है? हाँ, अच्छी तरह। कितनी देर का रास्ता है? 2 घंटे का। देवराज चौहान ने सोच भरे अंदाज में सिर हिलाया। मकवानपुर में तुम्हारी नज़र में ऐसी कोई जगह है जहां हम अपना काम कर सकें? हाँ, 2-3 जगह हैं। भवन सिंह की आंखों में सोच के भाव उभरे। रास्ते में मैं फैसला कर लूँगा कि कौन सी जगह हमारे लिए बढ़िया साबित हो सकती है, कहाँ ज़्यादा पैसा हमारे हाथ लग सकता है। यह बात ध्यान में रखना कि सुबह तक हमें वापस भी लौटना है, देवराज चौहान ने कहा। भवन सिंह सिर हिलाकर रह गया। जंग बहादुर पुंडीर ने भीतर प्रवेश किया। पुंडीर के चेहरे पर सोच, गंभीरता और कठोरता के भाव विद्यमान थे। आंखों की पुतलियां ढेर सारी शक्ति लिए इधर उधर घूम रही थी। मोहन मगर, रंग बहादुर क्षेत्री, रणवीर सिंह और मोहन बहादुर रावत वहां मौजूद थे। पुंडीर को देखते ही मोहन मगर का जबाड़ा तेजी से चलने लगा था। रंग बहादुर क्षेत्री के चेहरे पर व्यंग के भाव उभर आए थे। रणवीर सिंह और रावत के चेहरे पर कठोरता। वहां गहरी खामोशी छाई हुई थी। चारों अपने अपने अंदाज में पुंडीर को देख रहे थे। उन पर निगाह मारने के पश्चात पुंडीर आगे बढ़ा और अपनी कुर्सी पर बैठकर सिगरेट सुलगाई। कर ली बात? वहां छाई खामोशी को एकाएक रंग बहादुर क्षेत्री ने गुर्राहट भरी आवाज में तोड़ा। भेजकर देख लिया रणवीर और रावत को? अगर मैं गया होता तो मामला निपट गया होता ना। वह साला देवराज चौहान अविनाश सिंह को मारकर छाती ठोक कर घूमता फिर रहा है और हम? क्षेत्री, जंग बहादुर पुंडीर ने सख्त स्वर में कहा, खामोश रहो। क्यों खामोश रहूं? मैंने गलत कहा है क्या? क्षेत्री ने दांत पीसकर कहा। पुंडीर ने मुंह घुमा लिया और रणवीर रावत को देखा। कैसीनो में क्या हुआ था? पुंडीर को कैसीनो में हुई एक एक बात बताई गई। सुनकर जंग बहादुर पुंडीर ने सिगरेट ऐश ट्रे में मस ली और मोहन मगर से बोला, एक पैग बनाना। मोहन मगर फौरन कोने में बने बार तक पहुंचा। पुंडीर की पसंदीदा विस्की का पसंदीदा ढंग से पैग बनाया और पुंडीर की सेवा में पेश किया। पुंडीर ने तगड़ा घूंट लिया और बंद गले के कोट का आगे का बटन खोला तो 1 घंटे से ज़्यादा समय देवराज चौहान रॉयल कैसीनो के खाली हॉल में लगा कर आया। जंग बहादुर पुंडीर सोच भरे स्वर में कह उठा और उसके बाद भी वह करीब इतना ही समय गायब रहा। फिर नजर आया। हाँ, रणवीर सिंह बोला। दूसरी बार का मालूम नहीं हो सका कि वह कहाँ गया, लेकिन यह बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि तब देवराज चौहान कैसीनो की इमारत से बाहर नहीं गया। जंग बहादुर पुंडीर ने सिर हिलाया। तभी मोहन मगर कह उठा, पुंडीर साहब, मैं नहीं चाहता कि खून खराबा हो, लेकिन देवराज चौहान और उसके साथी जगमोहन के रंग ढंग कुछ ठीक नहीं है। हमें सख्ती का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। पुंडीर विस्की का तगड़ा घूंट भरकर गिलास टेबल पर रखकर बोला, चूंकि मोटे तौर पर
फ़ोन पर तुमने मुझे बात बता दी थी, इसलिए मैंने कैसीनो फ़ोन करके मैनेजर नरेंद्र गुरंग का हाल चाल पूछा। वह कुछ घबराया हुआ सा था। उसने बताया कि उसके ऑफिस में मौजूद काम में व्यस्त अकाउंटेंट को किसी ने बेहोश कर दिया और जब उसे होश आया तो वह पहली मंजिल के उस हिस्से पर था जहां कैसीनो का स्ट्रांग रूम है। सबकी निगाहें जंग बहादुर पुंडीर पर थी। पुंडीर ने गिलास में पड़ी विस्की को एक ही सांस में समाप्त किया। एक पैग और बना दो पुंडीर साहब, मोहन मगर ने कहा। पुंडीर ने हाथ हिलाकर इनकार किया, फिर कहने लगा, देवराज चौहान किस फेर में है? क्या मतलब? रावत बोला। देवराज चौहान 1 घंटा कैसीनो के खाली हॉल में रहा और इस बात को मद्देनजर रखते हुए मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि नरेंद्र गुरंग के अकाउंटेंट को बेहोश करके पहली मंजिल पर ले जाने वाला देवराज चौहान ही था। देवराज चौहान पहली मंजिल का स्ट्रांग रूम वाला हिस्सा देखना चाहता था, चेक करना चाहता था, जो कि उसने कर लिया। जितनी देर देवराज चौहान रणवीर सिंह की निगाहों से ओझल रहा, तब वह पहली मंजिल पर स्ट्रांग रूम वाले हिस्से में ही रहा। ऐसा क्यों? मोहन मगर का हरकत करता जबाड़ा रुक गया। जंग बहादुर पुंडीर अजीब सी हंसी हंसा और नई सिगरेट सुलगाकर कह उठा, सीधी सी बात है और तुम नहीं समझ रहे मगर। देवराज चौहान जैसे डकैतियों के जादूगर ने चुपचाप कैसीनो हॉल में जाकर उसे भीतर से देखा, फिर पहली मंजिल पर स्थित कैसीनो स्ट्रांग रूम को चेक किया और न्यू ईयर सिर पर है, सिर्फ 3 दिन बाकी हैं और काठमांडू में मात्र रॉयल कैसीनो ही ऐसा जुआ घर है जहां पर न्यू ईयर पर विदेशी लोग खास तौर पर जुआ खेलने आते हैं। और तब कैसीनो के स्ट्रांग रूम में करोड़ों की नेपाली और विदेशी मुद्रा इकट्ठी हो जाती है। डकैती करने वाला एक्सपर्ट इंसान, वह भी देवराज चौहान, बिना वजह दाएं बाएं नजर नहीं डालता और अगर वह ऐसा कर रहा है तो स्पष्ट है कि देवराज चौहान न्यू ईयर की रात कैसीनो के स्ट्रांग रूम को लूटने जा रहा है। पल भर के लिए तो सभी हक्के पक्के रह गए। असंभव, रणवीर सिंह के होठों से निकला। क्यों? पुंडीर की आंखें रणवीर सिंह के चेहरे पर जा टिकी। कैसीनो की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में आपको अच्छी तरह मालूम है, रणवीर सिंह धीमे धीमे गंभीर स्वर में बोला। एक बार आपने भी सोचा था कि न्यू ईयर पर अगर कैसीनो का स्ट्रांग रूम लूटा जाए तो करोड़ों की मोटी रकम हाथ आ सकती है, लेकिन वहां के इंतजाम देखकर आपने अपना इरादा छोड़ दिया था। जंग बहादुर पुंडीर ने गंभीर मुद्रा में सिर हिलाया। तुम ठीक कहते हो रणवीर सिंह, वास्तव में कैसीनो के स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था तगड़ी है। स्ट्रांग रूम में डकैती करने की सोचना भी मूर्खता है, लेकिन जब ऐसी ही कोई हरकत देवराज चौहान जैसा इंसान करे तो बात को मजाक में नहीं उड़ाया जा सकता। देवराज चौहान डकैतियों का सरताज है, किंग है। मैं उसके कारनामे मुद्दत से सुनता आ रहा हूँ। अगर कैसीनो के स्ट्रांग रूम में उसने डकैती करने की सोच ली है तो वह कामयाब होगा ही। बहुत विश्वास है आपको देवराज चौहान पर, रावत बोला। देवराज चौहान का पिछला रिकॉर्ड देखने वाला हर इंसान यही बात कहेगा। कई पलों के लिए वहां अजीब सा सन्नाटा छा गया। अगर ऐसा है तो देवराज चौहान बहुत बड़ा हाथ मार जाएगा, मोहन मगर कह उठा। जंग बहादुर पुंडीर ने गंभीरता भरे अंदाज में अपना सिर हिलाया। लेकिन रणवीर सिंह बोला, देवराज चौहान के इस मामले से हमारा क्या वास्ता? हम तो बहुत गहरा वास्ता है। जंग बहादुर पुंडीर शब्दों को चबाकर कह उठा। जहां पर करोड़ों की दौलत का मामला आए वहां पुंडीर का वास्ता खुद ब खुद हो जाता है। सबकी निगाहें एक टक पुंडीर के चेहरे पर जा टिकी। तभी रंग बहादुर क्षेत्री तीखे स्वर में बोला, हमें यहाँ बात कोई और करनी थी और कर कुछ और रहे हैं। चुप रहो। जंग बहादुर पुंडीर ने सख्त निगाहों से उसे देखा। क्षेत्री पुंडीर को सुर्ख निगाहों से देखते हुए दांत पीसकर रह गया। उसकी आंखों की परवाह न करके पुंडीर ने पुनः कहा, यह ठीक है कि देवराज चौहान और जगमोहन ने अविनाश सिंह की हत्या हमारी नाक के नीचे आकर की। वह दोनों जीने का हक खो चुके हैं, लेकिन हालात कुछ ऐसे हैं कि हमें कुछ देर और इन दोनों को जीने के लिए वक्त देना होगा, क्योंकि देवराज चौहान और जगमोहन हमारे लिए करोड़ों की डकैती कर रहे हैं। हमारे लिए? मोहन मगर का जबाड़ा पुनः तेजी से चलने लगा। हाँ, मुझे पूरा विश्वास है
कि 3 दिन बाद न्यू ईयर की रात देवराज चौहान और जगमोहन कैसीनो के स्ट्रांग रूम में करोड़ों की डकैती करेंगे। जब वे कैसीनो से निकलेंगे तो उन करोड़ों पर हम आसानी से कब्जा कर सकते हैं। उसके बाद अविनाश सिंह की हत्या की एवज में देवराज चौहान और जगमोहन को खत्म कर देंगे। ख्याल बुरा नहीं। एकाएक रणवीर सिंह हंसा। अगर देवराज चौहान वास्तव में डकैती करने जा रहा है तो देवराज चौहान का रवैया बता रहा है कि वह डकैती करने ही जा रहा है, पुंडीर ने विश्वास भरे स्वर में कहा। और वह उसी डकैती में हाथ डालता है जिसमें सफलता के चांसेस उसे नजर आते हैं और वहां मोटा पैसा भी हो। एकाएक रंग बहादुर क्षेत्री उठ खड़ा हुआ। सबकी निगाहें रंग बहादुर क्षेत्री की तरफ उठी। क्षेत्री का चेहरा क्रोध से धधक रहा था। सख्त निगाह जंग बहादुर पुंडीर पर थी। पुंडीर साहब, यहाँ पर असल मामले से हटकर बात हो रही है, क्षेत्री ने गुर्राहट भरे लहजे में कहा। हम यहाँ पर अविनाश सिंह की मौत को लेकर इकट्ठे हुए थे कि उसके हत्यारे देवराज चौहान को मारना है। हाँ, पुंडीर ने क्षेत्री को देखा। ठीक कह रहे हो तुम। और हमने तय भी कर दिया है कि 3 दिन बाद न्यू ईयर की रात जब देवराज चौहान और जगमोहन डकैती करके उन दोनों को 3 दिन की छूट दी जा रही है, क्षेत्री ने दांत भींचकर कहा, क्योंकि वह दोनों हमारे लिए करोड़ों की डकैती कर रहे हैं। उसके बाद वह लोग क्या कर रहे हैं हमें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। रंग बहादुर क्षेत्री ने दांत भींचकर कहा, हमें सिर्फ इस बात से मतलब रखना है कि उन दोनों ने हमारे साथी अविनाश सिंह की हत्या। क्षेत्री तुम, पुंडीर ने कहना चाहा, परंतु क्षेत्री पुंडीर की बात काटकर सख्त स्वर में बोला, मैं चाहता हूं देवराज चौहान को फौरन खत्म किया जाए और यह काम मैं करूंगा। नहीं, जंग बहादुर पुंडीर ने सख्त स्वर में कहा, अभी देवराज चौहान और जगमोहन को नहीं। मैं आज ही इन दोनों की हत्या करके अविनाश सिंह की हत्या का बदला। थोबड़ा बंद रख अपना, मोहन बहादुर रावत गुर्राया। पुंडीर साहब ठीक कह रहे हैं कि चुप, क्षेत्री दहाड़ा। चमचे की औलाद, मुंह बंद रख वरना सारे दांत बाहर निकाल दूंगा। तू मुझे धमकी देता है? रावत गुर्रा उठा। हाँ, तूने करना है कुछ मेरा? क्षेत्री का चेहरा धधक उठा। ज्यादा मत बोल वरना कर भी दूंगा। रावत के चेहरे पर दरिंदगी नाच उठी। अगले पल क्षेत्री के हाथ में रिवॉल्वर चमक उठी। कर, क्षेत्री का स्वर वहशी हो उठा। कर मेरा। क्या करेगा? मेरी जान लेगा? मुझे गोली मारेगा? कर। रंग बहादुर क्षेत्री का चेहरा क्रोध में बहुत भयंकर नजर आने लगा था। मोहन बहादुर रावत एकाएक सतर्क हो गया। उसकी आंखें रिवॉल्वर की नाल पर जा टिकी। एकाएक खतरनाक खामोशी वहां छा गई थी। मोहन मगर की आंखों में खौफ की लहरें उठी। उसका जबाड़ा तेजी से जुगाली कर रहा था। उसका दिल जोर जोर से बज रहा था। क्षेत्री से कभी भी किसी भी प्रकार की आशा की जा सकती थी। मगर के दोनों हाथ आगे की तरफ बंध गए और किसी को इस बात का एहसास भी नहीं हुआ कि बंधे हाथ में रिवॉल्वर आ छिपा है। रणवीर सिंह का चेहरा गंभीर था। आंखों में गिद्ध के समान तीखापन छा गया था। कलाई के साथ बंधा चाकू कफ के बाहर झलक रहे पतले से रेशमी धागे को जरा सा खींचते ही कलाई से फिसलकर चुपचाप हाथ में आ दबा था। वह समझ चुका था कि अब कुछ भी हो सकता था। जंग बहादुर पुंडीर का चेहरा सख्त होकर क्रोध से लाल हो उठा था, परंतु आंखों में चिंता की लहरें उछल रही थी। क्षेत्री ने कहर भरी निगाहों से रावत को देखा। बोलो, अब बोलो, फूटते क्यों नहीं? कोई मर गया है तेरा? मरे तेरा, मेरा क्यों? मोहन बहादुर रावत कड़वे स्वर में बोला। डराता है? मैं डरा नहीं रहा हरामी, ट्रिगर दबाने जा रहा हूँ। जिसने दबाना होता है वह ट्रिगर दबा देता है क्षेत्री, रावत ने दांत भींचकर कहा। क्षेत्री के होठों से दरिंदगी भरी हंसी निकली। तभी जंग बहादुर पुंडीर कुर्सी से उठा और क्षेत्री की तरफ बढ़ा। वहीं रुक जाइए पुंडीर साहब, क्षेत्री ने दांत किटकिटाकर कहा। पुंडीर ठिठका। पहले भी वह कई बार क्षेत्री को समझाकर ठंडा कर चुका था। क्षेत्री जैसे इंसान को वह अपने पास कभी भी नहीं रखता, परंतु रखना भी मजबूरी थी। काठमांडू में उसकी जो दहशत भय फैला था उसमें क्षेत्री का बड़ा हाथ था। किसी की भी जान लेनी हो क्षेत्री तुरंत काम निपटा डालता था, सफाई से करता था।
परंतु जब क्रोध में आता था तो उसे संभालना कठिन हो जाता था, और आज तो उस पर रिवॉल्वर तानकर उसके कदमों को रोकने पर विवश कर दिया था। आज पहली बार जंग बहादुर पुंडीर को अपनी इस गलती का एहसास हुआ कि क्षेत्री जैसे पागल इंसान से उसे बहुत पहले पीछा छुड़ा लेना चाहिए था। बहरहाल पुंडीर अविनाश सिंह के बाद रावत को नहीं खोना चाहता था, और क्षेत्री के क्रोध का निशाना इस समय रावत ही था। रिवॉल्वर वापस रख लो क्षेत्री, पुंडीर ने सख्त स्वर में कहा। रंग बहादुर क्षेत्री पुंडीर को देखकर कड़वी जहरीली हंसी हंसा। सुना नहीं तुमने? पुंडीर गुर्राया। नहीं सुना। क्षेत्री के होठों पर खतरनाक मुस्कान उभरी। तभी फायर हुआ। क्षेत्री के हाथ से रिवॉल्वर निकलकर दूर जा गिरी। क्षेत्री घायल शेर की भांति गुर्राकर उस रिवॉल्वर को देखने लगा जिसकी नाल में धुआं निकल रहा था। वह रिवॉल्वर मोहन बहादुर रावत के हाथों में दबी थी। क्षेत्री को पुंडीर के साथ बातों में व्यस्त पाकर रावत ने तुरंत मौके का फायदा उठाया था। रावत की आंखें क्षेत्री की लाल सुर्ख आंखों से टकरा रही थी। क्षेत्री के हाथ से रिवॉल्वर निकलते देखकर सबने चैन की सांस ली। मोहन मगर के हाथों में दबा रिवॉल्वर वापस अपनी जगह पहुंच गया। रणवीर सिंह ने चाकू को वापस कलाई में चिपका लिया। मोहन मगर का जबाड़ा उत्तेजना से तेजी से चल रहा था। वह बार बार क्षेत्री और रावत को देख रहा था। मगर का ख्याल था कि रावत दूसरा फायर करके क्षेत्री की खोपड़ी उड़ा देगा, क्योंकि मामला गर्म था और ऐसे में कुछ भी हो जाना जायज था। अजीब सा माहौल वहां पर हो गया था। आपस में गोलीबाजी आज पहली बार उनके बीच हुई थी। रावत, तुमने मुझ पर गोली चलाई? क्षेत्री अपनी कलाई को थामे मौत भरी स्वर में गुर्रा उठा। दूसरे हाथ से वह अपनी कलाई को सहला रहा था, जहां से गोली रगड़ खाती हुई निकल गई थी। खून उभर आया था। एक और चलाऊं? रावत दहाड़ा। तभी जंग बहादुर पुंडीर बीच में आ गया। रावत, रिवॉल्वर जेब में रख लो, पुंडीर ने शांत लहजे में कहा। रावत ने रिवॉल्वर जेब में रख ली। उसकी सख्त निगाहें क्षेत्री पर थी। पुंडीर ने आगे बढ़कर नीचे गिरी क्षेत्री की रिवॉल्वर उठाई और वापस क्षेत्री के पास पहुंचा। सब पुंडीर को देखने लगे थे। पुंडीर ने क्षेत्री की तरफ रिवॉल्वर बढ़ाई। क्षेत्री ने तुरंत रिवॉल्वर थामी और उसका रुख रावत की तरफ करना चाहा। यह महसूस करते ही रणवीर सिंह और मोहन मगर पुनः एक्शन में आ गए। जंग बहादुर पुंडीर ने तुरंत रिवॉल्वर वाली कलाई पकड़कर नीचे की तरफ कर दी। मैंने तुम्हें रिवॉल्वर इसलिए नहीं दिया था कि तुम रावत पर गोली चला दो। पुंडीर का स्वर बर्फ की तरह ठंडा था। मैंने तुम्हें इसलिए दी है कि तुम जो करना चाहते हो जाकर कर लो। रंग बहादुर क्षेत्री ने आंखें सिकोड़कर जंग बहादुर पुंडीर को देखा। देख क्या रहे हो? जाओ, पुंडीर ने शांत स्वर में कहा। जाकर देवराज चौहान और जगमोहन को शूट कर दो। ऐसी छोटी छोटी बातों को लेकर आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए। भयंकर सी खामोशी वहां व्याप्त हो गई। लेकिन पुंडीर साहब, रणवीर सिंह ने कुछ कहना चाहा। तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, पुंडीर ने सख्त स्वर में कहा। रणवीर सिंह होठ भींचकर रह गया। क्षेत्री कहर भरी हंसी हंसा और रिवॉल्वर जेब में रखकर पलटा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। गहरा सन्नाटा वहां छा चुका था। दरवाजे के समीप पहुंचकर क्षेत्री ठिठका और पलटकर सबके चेहरों पर निगाह मारी। फिर रावत को देखकर सर्द स्वर में बोला, यह कभी मत भूलना कि तुमने मुझ पर फायर किया है, क्षेत्री पर। मोहन बहादुर रावत होठ भींचकर उसे घूरता रहा। क्षेत्री की निगाह जंग बहादुर पुंडीर पर जा टिकी। मैं आज से, अभी से तुम लोगों से अलग होता हूँ, क्योंकि हमारे विचार आपस में नहीं मिलते और मैं नहीं चाहता कि मेरे रिवॉल्वर की गोली से तुम में से कोई मरे। रंग बहादुर क्षेत्री के शब्द किसी धमाके से कम नहीं थे। क्षेत्री, जंग बहादुर पुंडीर बेचैनी से बोला। तुम? बहुत हो गया पुंडीर साहब, मुझे आप लोगों का सिस्टम पसंद नहीं आ रहा, जबकि बरसों से मैं आप लोगों के साथ हूँ। क्षेत्री के बदले तेवर सबने महसूस किए। क्षेत्री का अब जंग बहादुर पुंडीर से या उसके कामों से कोई वास्ता नहीं। नमस्कार। क्षेत्री बाहर निकल गया। पुंडीर साहब, रणवीर सिंह गंभीर स्वर में जल्दी से बोला, बेहतर होगा कि क्षेत्री को यहाँ से बाहर न जाने दिया जाए। उसे खत्म कर देना चाहिए। यह हमारे लिए कभी भी खतरा बन। ठीक उसी समय रंग बहादुर क्षेत्री दरवाजे पर खड़ा नजर आया।
रणवीर ने तुरंत होठ भींच लिए। रणवीर, क्षेत्री कहर भरे स्वर में बोला, गलत बात, बहुत गलत बात है। हम लोग बरसों से एक साथ हैं। तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। यह हमारी आखिरी मुलाकात थी। तुम्हें तो चाहिए था कि मुझे बाहर तक छोड़कर आते। खैर, कोई बात नहीं, मैं चला जाऊंगा। लेकिन तुम लोगों के इरादे मुझे ठीक नहीं लग रहे। कहीं ऐसा ना हो कि फिर हमारी मुलाकात हो। रावत, तुम तो इस बात का खास ख्याल रखना। क्षेत्री के क्षेत्र में कदम नहीं रखना। कहने के साथ ही क्षेत्री वहां से चला गया, जबकि उसकी क्रूरता में लिपटे शब्द देर तक सबके कानों में पड़ते रहे। मौत से भरी खामोशी वहां छा चुकी थी। हर कोई एक दूसरे का चेहरा निहारे जा रहा था। जंग बहादुर पुंडीर चेहरे पर गंभीर भाव लिए पलटा और अपनी कुर्सी की तरफ बढ़ा। खुद को वह सामान्य दर्शा रहा था, जबकि उसकी आंखों में बेचैनी भरी थी। मोहन मगर का जबाड़ा तीव्र गति से चल रहा था। पुंडीर ने मगर को इशारा किया। पुंडीर का इशारा समझकर मगर तेजी से बार की तरफ बढ़ा और पुंडीर की पसंद का तगड़ा पैक बनाकर उसके सामने रख दिया। पुंडीर ने तगड़ा, डबल तगड़ा घूंट भरा। रणवीर सिंह मोहन बहादुर रावत के पास पहुंचा। क्षेत्री का इस प्रकार हमसे जुदा हो जाना ठीक नहीं हुआ। रणवीर सिंह बोला, ठीक कहते हो तुम, रावत ने धीमे स्वर में कहा। लेकिन क्षेत्री को समझाया भी नहीं जा सकता। उसका दिमाग ही ऐसा है, जो सोच लेता है वही करके रहता है। उखड़ गया हमसे तो उखड़ गया। तभी मोहन मगर बोला, पुंडीर साहब चाहें तो क्षेत्री को समझाकर वापस ला सकते हैं। सबकी निगाहें जंग बहादुर पुंडीर पर जा टिकी। पुंडीर ने पुनः तगड़ा डबल तगड़ा घूंट भरा। मुझे और भी बहुत काम है, पुंडीर ने शांत स्वर में कहा, जबकि क्षेत्री के जाने पर उसे भी अफसोस हो रहा था। लेकिन एक तरफ से दिल में शांति भी थी कि क्षेत्री से जान छूटी। रंग बहादुर क्षेत्री अब खुल्लम खुल्ला सिर उठाने लगा था। यह खतरे की निशानी थी। ऐसे में क्षेत्री कभी क्रोध में आकर कोई बड़ा कदम उठा सकता था। आज भी कुछ भी हो सकता था, परंतु टल गया। जंग बहादुर पुंडीर को क्षेत्री के जाने का कोई खास दुख नहीं था। काठमांडू में उसकी धाक क्षेत्री के कारण तो थी नहीं। सब कुछ उसने अपने दम पर बनाया था। फिर भी क्षेत्री के अलग हो जाने का दिल में दुख तो था ही। जो काम क्षेत्री कर गुजरता था, वह इनमें से शायद कोई भी न कर सकता हो। जंग बहादुर पुंडीर का जवाब सुनकर वह तीनों खामोश हो गए। पुंडीर गिलास खाली करके बोला, तुम लोगों को अपना सारा ध्यान देवराज चौहान और जगमोहन पर लगाना है और रिपोर्ट मुझे देते रहना है। वह लोग अगर कहीं न मिले तो रॉयल कैसीनो पर निगाह रखना, वहां जरूर आएंगे। कैसीनो में सावधानी इस्तेमाल करना। वहां के स्टाफ को इस बात का शक न हो कि तुम लोगों ने वहां डेरा जमा लिया है। ऐसा हुआ तो डकैती के बाद हम लोग शक के दायरे में आ सकते हैं। तीनों ने सिर हिलाया। वैसे देवराज चौहान और जगमोहन लजीमपत रोड पर स्थित एम्बेसडर होटल में ठहरे हैं। बाकी काम जैसे तुम लोग ठीक समझो करो। बस एक बात का ध्यान रखना कि देवराज चौहान न्यू ईयर की रात कैसीनो में करोड़ों की डकैती डाल रहा है। वह अपने लिए नहीं, हमारे लिए डाल रहा है। हमें हर हाल में डकैती के उन करोड़ों पर कब्जा जमाना है। तीनों ने पुनः सिर हिलाया। सब अपने दिमाग से क्षेत्री को निकाल चुके थे और उनमें से किसी को भी इस बात का एहसास नहीं हो सका था कि क्षेत्री बहुत ही गहरी चाल के तहत उनसे अलग हुआ है। जो तू मैं हुई वह क्षेत्री ने जानबूझकर पैदा की थी, सिर्फ इसलिए कि जंग बहादुर पुंडीर से छुटकारा पा सके। और रंग बहादुर क्षेत्री ने छुटकारा पा लिया था। अपना खेल वह खेल गया था। देवराज चौहान और भवन सिंह जब कार से मकवानापुर के लिए रवाना हुए तो शाम के 6 बज रहे थे। कार भवन सिंह ड्राइव कर रहा था। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाकर कश लिया। दिसंबर का महीना और सर्दी का मौसम होने के कारण 6 बजे ही काली रात जैसा माहौल हो गया था। हम जो काम करने जा रहे हैं उसमें इस कार को इस्तेमाल करना ठीक नहीं होगा। क्या मतलब? भवन सिंह ने देवराज चौहान को देखा। यह होटल वालों से हासिल की किराए की कार है। अगर कहीं पर भी हमसे काम करने में जरा भी चूक हो गई तो इस कार के जरिए पुलिस मुझ तक पहुंच सकती है। ऐसा हुआ तो भारी गड़बड़ हो जाएगी।
भवन सिंह गंभीर स्वर में बोला। हाँ, देवराज चौहान ने कष्ट लेकर सिर हिलाया। यही वजह है कि हमें इस कार को छोड़ना होगा और चोरी की कोई कार पर आगे का काम करना होगा। भवन सिंह ने कुछ नहीं कहा। देवराज चौहान कष्ट लेकर खिड़की से बाहर देखता हुआ बोला, किसी ऐसी जगह पर, ऐसी पार्किंग पर जहां अक्सर कारें खड़ी रहती हों, ताकि हम वहां से अपने काम की कार खिसका सकें और सुबह वापस लाकर वापस रख दें। ऐसी किसी जगह की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक गैराज का मालिक मेरा दोस्त है, हमें किसी को बीच में नहीं डालना। वह, चिंता मत करो देवराज चौहान, भवन सिंह हंसा। वह तो मेरा बच्चा है। क्या नाम है उसका? गिरिराज। हरामी चीज है और मुझे सलाम करने को तैयार रहता है। मैंने कई बार उसे बचाया है। जो कदम भी उठाना, ध्यान से उठाना है। हमें किसी प्रकार का खतरा मोल नहीं लेना। भवन सिंह ने सहमति से सिर हिला दिया। 15 मिनट के बाद भवन सिंह ने कार को एक बहुत बड़े गैराज के भीतर ले जाकर रोका। वहां मैकेनिक काम कर रहे थे। एक मैकेनिक ने सलाम मारा भवन सिंह को। वह बड़ा वाला दरवाजा खोलो। भवन सिंह ने सामने नजर आ रहे टीन की चादरों वाले दरवाजे की तरफ इशारा किया। जल्दी। मिस्त्री ने तुरंत भवन सिंह की बात मानी। दरवाजा खुलते ही भवन सिंह कार को दरवाजे के पास ले गया। मिस्त्री ने फौरन दरवाजा बंद किया और कार के पास आ पहुंचा। देवराज चौहान और भवन सिंह बाहर निकले। गिरिराज कहाँ है? भवन सिंह ने मैकेनिक से पूछा। अंदर है, तुम जाओ। मैकेनिक चला गया। गैराज का यह पिछला हिस्सा नंबर 2 की चोरी की कारों के लिए है। भवन सिंह वहां कारों पर निगाह मारकर मुस्कुराते हुए बोला, यह गिरिराज भी बहुत हरामी चीज है। पुलिस को पूरी तरह पटाकर रखता है। इसी से सोच लो कि खुद पुलिस वाले चोरी की बरामद कारों को रिपोर्ट में दर्ज करने की अपेक्षा गिरिराज को बेच देते हैं और रिपोर्ट में लिखते हैं वाहन नहीं मिला। कहने के पश्चात भवन सिंह हंसा। गिरिराज जितना नजर आता है उससे कहीं ज्यादा है, लेकिन साले में इतनी हिम्मत नहीं कि मेरे सामने नजर उठा सके। यह बीच की बात है, मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता। देवराज चौहान सिर्फ मुस्कुराकर रह गया। दोनों शीशे के बने केबिन में पहुंचे। वहां 50 बरस का कमीना छटा हुआ इंसान बैठा था। सिर के छोटे छोटे बाल थे। नाक तो जैसे पूरी फैलकर चेहरे को ढांपे हुई थी। उसकी आंखें क्रूरता के समंदर में गोते लगा रही थी। ऐसे इंसान देवराज चौहान को कभी भी पसंद नहीं आते थे, जो कि मतलब परस्त होते हों, और गिरिराज ऐसा ही था। भवन सिंह को देखते ही गिरिराज की बाँछें खिल गई। आओ आओ, तुम तो जैसे सालों बाद आए हो भवन सिंह। हमेशा काम पर ही आते हो। तुम्हारे पास ज्यादा आना ठीक नहीं। हंसते हुए भवन सिंह बोला, तुम्हारा तो खास रिश्ता पुलिस वालों से है और मुझे पुलिस वालों से दूर रहने की आदत है। देवराज चौहान भी बैठ गया। गिरिराज ने गहरी निगाहों से देवराज चौहान को देखा। देवराज चौहान सिगरेट की कश लेता हुआ दाएं बाएं देखने लगा। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, हमें यहाँ से जल्दी जाना है गिरिराज, भवन सिंह बोला। देवराज चौहान पर से निगाह हटाकर गिरिराज ने भवन सिंह को देखा। आज सर्दी बहुत है, 2-4 पैक तो होने ही चाहिए। अभी नहीं, काम है, गिरिराज से भवन सिंह ने कहा। मुझे अभी बढ़िया सी कार चाहिए। बढ़िया सी कार? हाँ, चोरी की बढ़िया सी कार। भवन सिंह मुस्कुराया। उसकी नंबर प्लेट वगैरह बदल दो कि किसी को कार देखकर शक ना हो और हम फंस ना सकें। गिरिराज ने आंखें सिकोड़कर देवराज चौहान पर निगाह मारी। यह अपना खास है। मेरी बात का जवाब दे गिरिराज। अपने तो सभी होते हैं। कौन है यह? गिरिराज पैनी निगाहों से देवराज चौहान को देखने लगा। फिर पूछ लेना। भवन सिंह की आवाज सख्त हुई। गिरिराज ने सिर हिलाकर भवन सिंह को देखा। पीछे कारें खड़ी हैं, देख लो, बता दो, उसका नंबर वगैरह बदल देता हूँ। वैसे कहाँ तक जाना है? मकवानपुर तक। सुबह तक वापस आ जाएंगे और तुम खुद ही देख लो कि कार कौन सी ठीक रहेगी। तब तक हमारी कार पीछे खड़ी रहेगी, भवन सिंह बोला। मैं अभी आया, कहकर गिरिराज उठा और बाहर निकल गया। उसकी वापसी तक देवराज चौहान और भवन सिंह में कोई बात नहीं हुई। वापस आकर गिरिराज अपनी कुर्सी पर बैठा। कार तैयार हो रही है तुम लोगों के लिए। मामला क्या है? तुम क्यों ज्यादा सोचते हो? आराम करो, भवन सिंह बोला। गिरिराज ने होठ मूंछकर मुंह घुमा लिया। सुबह तक पक्का वापस आ जाओगे?
गिरिराज ने लापरवाही से पूछा। हाँ। गिरिराज ने सिगरेट सुलगाकर सिर हिलाया। रह रहकर उसकी छिपी निगाह देवराज चौहान पर जा रही थी और देवराज चौहान की निगाह गिरिराज पर। देवराज चौहान और भवन सिंह आधे घंटे बाद गिरिराज के गैराज से रवाना हुए। ज्यों-ज्यों अंधेरा गहराता जा रहा था, सर्दी बढ़ती जा रही थी। भवन सिंह ने जेब में ठूस रखे दस्ताने हाथों पर चढ़ा लिए थे। गिर रही ओस विंडशील्ड को धुंधला कर रही थी। इस कारण भवन सिंह कभी कभार वाइपर ऑन कर देता था। नजर आ रही बर्फ से ढके पहाड़ों की ऊंची चोटियां किसी विशाल दैत्य के साई के समान लग रही थी। अगर चांद निकला होता तो बर्फ की ऊंची पहाड़ियां चांदी के समान चमकती नजर आती। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई और कार का शीशा थोड़ा सा नीचे कर लिया। बर्फ से भी ज्यादा ठंडी हवा का झोंका आया और उनके शरीरों को झंझोड़ कर चला गया। भवन सिंह सावधानी से कार ड्राइव कर रहा था। काठमांडू की सीमा करीब आती जा रही थी। आबादी वाला हिस्सा कम होता जा रहा था। अब सड़क काफी हद तक संकरी हो गई थी, इतनी कि दो वाहन कठिनता से एक दूसरे के करीब से निकल सकते थे। सड़क के एक तरफ पहाड़ी थी और दूसरी तरफ खाई। कार की हेडलाइट सड़क पर दूर तक पड़ रही थी। भवन सिंह की तेज निगाह कार की रोशनी के दायरे में टिकी हुई थी। गिरिराज मुझे ठीक आदमी नहीं लगा, देवराज चौहान ने कहा। मैंने कब कहा है कि ठीक आदमी है? भवन सिंह बोला। साला एक नंबर का हरामी घिसा हुआ इंसान है, लेकिन मेरे साथ गड़बड़ करने से पहले उसे कम से कम 100 बार सोचना पड़ेगा। मुझे अच्छी तरह जानता है वह। बेशक वह तुम्हारा कितना भी खौफ खाता हो। देवराज चौहान ने भवन सिंह पर निगाह मारी। लेकिन एक बात हमेशा के लिए अपने दिमाग में बिठा लो कि जब कोई काम किया जा रहा हो तो उसकी हवा किसी को भी नहीं लगनी चाहिए। बात आगे जाने का मतलब है कि किसी भी सूरत में मुसीबत सामने आ सकती है। तुम ठीक कहते हो देवराज चौहान। और यह गिरिराज, तुम इसके बारे में कहते हो कि तुम्हारे काम में कोई अड़चन नहीं डालेगा। अगर इस बात को मान भी लिया जाए तो कम से कम यह तो सोचेगा कि तुम किस फेर में हो। गहराई से सोचेगा। वह तो बल्कि हमारे सामने बैठा ही यह बात सोचने लग गया था और गलती से किसी गलत आदमी के सामने यह जिक्र कर दिया कि आजकल भवन सिंह किसी गहरे फेर में है तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। इस तरफ तो मैंने सोचा ही नहीं था। भवन सिंह ने गहरी सांस ली। भविष्य में इस बात का ध्यान रखोगे तो सुखी रहोगे। अपनी बात सिर्फ अपने तक ही सीमित रखो। भवन सिंह ने सिर हिलाया। उनकी कार काठमांडू बॉर्डर को पार करती चली गई। भवन सिंह ने भी सिगरेट सुलगा ली थी। देवराज चौहान, भवन सिंह ने गंभीर स्वर में कहा, एक बात हम लोगों के बीच अधूरी रह गई। देवराज चौहान कुछ नहीं बोला। हम में इस बारे में कोई बात तय नहीं हुई कि अगर डकैती कामयाब रही तो किसको कितना मिलेगा। तुम? क्षण भर की खामोशी के बाद देवराज चौहान ने कहा, क्या चाहते हो? मेरे चाहने से क्या होता है? तुम बोलो। फिर भी कुछ तो तुम्हारे दिमाग में होगा कि तुम्हें इतना मिलना चाहिए। बोला तो मेरे कुछ कहने सोचने से कुछ नहीं होता। भवन सिंह मुस्कुराया। बात तो तुम्हारी ही रहेगी, क्योंकि अगर मैं इस मामले से बाहर हो गया तो काम नहीं रुकेगा, और अगर तुमने डकैती करने से हाथ खींच लिया तो खोटा पैसा भी हाथ नहीं लगेगा। डकैती नहीं हो सकेगी। देवराज चौहान ने शांत निगाहों से भवन सिंह को देखा। भवन सिंह, देवराज चौहान का स्वर स्थिर था। मैं जब किसी डकैती में किसी को साथ लेता हूँ तो उसे बराबर का हिस्सा देता हूँ, ताकि बाद में किसी के मन में फर्क नहीं आए। तुम्हें भी उतना ही हिस्सा मिलेगा जितना मैं या जगमोहन लेंगे। लेकिन एक बात बता दो कि तुम और खंडूरी एक हो या दो, क्योंकि इस डकैती में खंडूरी का जरा सा मामूली सा काम है। ज़रूरत पड़ने पर वह काम हम भी किसी तरह कर ही सकते हैं। भवन सिंह ने समझने वाले भाव में सिर हिलाया। खंडूरी को कुछ देने की ज़रूरत नहीं। समझो जो मुझे दिया वह मेरा और खंडूरी का होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी खंडूरी को खाली हाथ रखना ठीक नहीं। डकैती से हासिल हुए पैसे में से 1 करोड़ खंडूरी को देने के पश्चात हम बाकी की दौलत का बंटवारा करेंगे। तुम्हारी ये बात मुझे अच्छी लगी। भवन सिंह ने मुस्कुराकर कहा, इस काम में हमें एक तेज कार चलाने वाला चाहिए। चौहान बोला, तेज कार चलाने वाला? हाँ,
फास्ट और एक्सपर्ट ड्राइवर, जो कि कम से कम आधा घंटा कार को इस तरह सड़क पर दौड़ाने की हिम्मत रखता हो कि अगर पीछे पुलिस भी लगी हो तो उस पर काबू ना पा सके। यह मामला कहाँ इस्तेमाल करोगे तुम? देवराज चौहान ने कठोर स्वर में कहा। फिर प्रश्न पूछने लग गए। भवन सिंह फौरन सिर हिलाकर बोला, ठीक है, मैं पक्का इंतजाम कर दूंगा। यह काम उससे लेना है जो काम होने से पहले ही ढोल न पीट दे, बाद में बेशक कुछ भी करे, परवाह नहीं। मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। इस काम के लिए कार ड्राइवर को जो भी देना हो, जो तुम्हें मुनासिब लगे, सेट कर लेना। भवन सिंह ने सिर हिलाया। और इस फास्ट ड्राइवर का पुलिस रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, नहीं तो पुलिस उसे छोड़ेगी नहीं। भवन सिंह ने गहरी निगाहों से देवराज चौहान को देखा। इस बात का मैं ध्यान रखूंगा। भवन सिंह ने निगाह पुनः सामने टिका दी। 1.25 घंटों की ड्राइविंग के पश्चात देवराज चौहान और भवन सिंह मकवानपुर जा पहुंचे। भवन सिंह ने पेट्रोल पंप से करीब 100 गज पहले ही कार रोकी और इंजन बंद कर दिया, हेडलाइट ऑफ कर दी। कुछ देर पहले ही उन्होंने मकवानपुर के बढ़िया होटल में खाना खाकर कॉफ़ी पीकर वक्त बिताया था। अब रात के 11 बज रहे थे। सर्दी से ठिठुरती रात। इक्का दुक्का लोग या वाहन आते जाते कभी कभार नजर आ जाते थे। हर तरफ सुनसानी सी नजर आ रही थी। यह पेट्रोल पंप शहर के बीचों बीच स्थित था। ऐसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में था कि दिन में इस सड़क से गुजरना भी कठिन हो जाता था। बगल में बैठे देवराज चौहान की निगाह पेट्रोल पंप पर टिक चुकी थी। भवन सिंह होठ भींचकर कह उठा, यह पेट्रोल पंप एक तरह से मकवानपुर का सबसे व्यस्त पेट्रोल पंप है। यहाँ सेल बहुत ज़्यादा है। यहाँ से हमें काफ़ी पैसा मिल सकता है। कुछ साल पहले मैंने इस पेट्रोल पंप को लूटने का प्रोग्राम बनाया था, लेकिन तब खंडूरी बीमार पड़ गया था तो पेट्रोल पंप लूटा न जा सका। उसके बाद कभी इस बारे में सोचा नहीं। भवन सिंह गंभीर स्वर में कही जा रहा था। दिन भर की सेल पेट्रोल पंप का मैनेजर मौजूदा केबिन में स्थित तिजोरी में रखता है और अगले दिन सुबह बैंक खुलने पर पैसा तिजोरी से निकालकर जमा कराया जाता है। तिजोरी की 1.5 फीट 4 लंबी मजबूत टांगे सीमेंट के फर्श में इस तरह धंसा रखी हैं कि कोशिश करने पर भी कोई तिजोरी को ले ना भागे। इस पेट्रोल पंप की दिन भर की सेल लाख रुपए से ऊपर की है। मैनेजर की ड्यूटी दिन के 12 बजे से लेकर रात के 12 तक होती है। तिजोरी की चाबी मैनेजर के पास ही रहती है। बिना चाबी के तिजोरी खोलना आसान काम नहीं है। कोई तिजोरी तोड़ एक्सपर्ट ही ढेर सारा टाइम लगाकर तिजोरी खोल सकता है। रात को 9 बजे पार्ट टाइम करने अकाउंटेंट आता है। 3 घंटे यहाँ पर ड्यूटी देता है, बेशक काम हो या ना हो। दिन भर की सेल को वह खातों में चढ़ाता है और मैनेजर के साथ ही वह 12 बजे पेट्रोल पंप से निकलता है। देवराज चौहान ने सिर हिलाकर भवन सिंह को देखा। बहुत जानकारी इकट्ठी कर रखी है। जहाँ माल हो, भवन सिंह वहाँ की जानकारी अपनी जेब में रखकर घूमता है। ना मालूम कब जरूरत पड़ जाए, जैसे कि आज अचानक पड़ गई। भवन सिंह के होठों पर मुस्कान उभरी। जानकारी पुख्ता है ना? हाँ, 100% सही है। कार स्टार्ट करो और आगे बढ़ाओ। देवराज चौहान ने सर्द लहजे में कहा। कार को पेट्रोल पंप पर इस तरह रोको कि पेट्रोल डलवाना है। पेट्रोल डलवा भी लेना। टंकी खाली हो रही है, हमें वापस भी जाना है। बाहर जो भी होगा तुम उसे संभाल लेना। तुम्हारी कार रोकते ही मैं पंप के केबिन की तरफ चला जाऊंगा। केबिन का सारा मामला संभाल लूंगा। जो भी हो, तुम्हें केबिन की तरफ नहीं आना है। भवन सिंह के चेहरे पर बेचैनी उभरी। तुम केबिन में अकेले ही सब कुछ करोगे? हाँ, मेरे ख्याल में केबिन का मामला तुम अकेले नहीं संभाल सकते। मैनेजर तुम्हें आसानी से नोटों को हाथ नहीं लगाने देगा। कुछ भी हो सकता है, शायद वह रिवॉल्वर भी रखता हो। ऐसे में तुम्हें जो कहा है सिर्फ वही करो, देवराज चौहान ने कठोर स्वर में कहा। भवन सिंह ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, फिर होठ खींच लिए। आंखों में व्याकुलता के भाव नाच रहे थे। उसने कार स्टार्ट की, हेडलाइट ऑन की, फिर धीमे से कार आगे बढ़ा दी। चंद ही पलों में कार पेट्रोल पंप के भीतर प्रवेश करके पेट्रोल डलवाने वाली जगह पर जा रुकी। ध्यान से, भवन सिंह ने बेचैनी से कहा। तुम्हें सिर्फ बाहर वालों को संभालना है, इस बात को भूलना नहीं। कहने के साथ ही देवराज चौहान ने कार का दरवाजा खोला, बाहर निकला
और कुछ दूर नजर आ रहे शीशे के केबिन की तरफ बढ़ा। केबिन में तेज प्रकाश फैला हुआ था। तभी केबिन का दरवाजा खोलकर 19-20 साल का नेपाली युवक निकला और कार की तरफ बढ़ा। वह पेट्रोल डालने वाला होगा और ठंड से बचने के लिए केबिन में जा बैठा होगा। वह देवराज चौहान की बगल से गुजरा। उसने देवराज चौहान को देखा, परंतु कोई खास तवज्जो नहीं दी और आगे बढ़ता चला गया। देवराज चौहान केबिन के पास पहुंचा और शीशे का दरवाजा खोलकर भीतर प्रवेश कर गया। दरवाजा पुनः खुद ब खुद बंद हो गया। क्षण भर ठिठक कर देवराज चौहान ने केबिन में निगाह मारी। एक तरफ बड़ी सी टेबल मैनेजर की लगी थी। वह 45 बरस का खाता पीता नेपाली था। सलीके से उसने कपड़े पहन रखे थे। एक ही निगाह में देवराज चौहान पहचान गया कि वह पेट्रोल पंप का मैनेजर है। दूसरी छोटी टेबल पर 30-32 वर्षीय युवक मौजूद था। टेबल पर 2-3 खातों की किताबें मौजूद थी। मैनेजर तो जैसे बोरियत से तंग आकर आंखें बंद किए बैठा था, जबकि वह अकाउंटेंट खाते के पन्ने पलट रहा था। केबिन में एक तरफ दीवार से सटाकर रखी तिजोरी मौजूद थी। दोनों की प्रश्नभरी निगाहें देवराज चौहान पर जा टिकी। कौन है आप? मैनेजर ने कहा। क्या चाहिए? मुझे। देवराज चौहान मुस्कुराकर मैनेजर के समीप पहुंचा। मुझे पैसों की जरूरत है, चाबी देना। अकाउंटेंट भी सतर्क हुआ। पागल हो गए तुम? मैनेजर ने हड़बड़ाकर कहते हुए उठने की चेष्टा की। देवराज चौहान ने हथेली से उसका कंधा दबाकर उसे वापस कुर्सी पर बिठा दिया। मैंने तुम्हें उठने के लिए नहीं कहा, तिजोरी की चाबी देने के लिए कहा है। देवराज चौहान की आवाज़ सख्त हो गई। मैनेजर ने उलझन भरी निगाहों से अकाउंटेंट को देखकर कहा, तुम्हें यह पागल नहीं लगता? अकाउंटेंट के होठ हिले, परंतु कुछ कह न सका। तभी मैनेजर का हाथ जल्दी से टेबल से ड्रॉज की तरफ बढ़ा। उसे झटके के साथ खोला। सामने ही रिवॉल्वर पड़ी नजर आई। मैनेजर ने हाथ की उंगलियां फैलाकर ड्रॉज में मौजूद रिवॉल्वर पकड़ना चाहा। ठीक उसी समय देवराज चौहान का लोह घूंसा मैनेजर की ठोडी पर पड़ा। मैनेजर के होठों से दबी दबी पीड़ा भरी चीख निकली और वह कुर्सी सहित पीछे जा गिरा। सिर फर्श से जा टकराया तो चंद पलों के लिए आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अकाउंटेंट ने जल्दी से घबराकर सूखे होठों पर जीभ फेरी। देवराज चौहान का चेहरा खतरनाक भाव से भर उठा था। आंखों में क्रोध की आग जलने लगी थी। तुम? देवराज चौहान ने अकाउंटेंट को देखकर दांत भींचकर कहा। अपनी जगह से हिलने की चेष्टा मत करना। अकाउंटेंट ने देखकर फौरन दाएं बाएं सिर हिला दिया। देवराज चौहान ने मैनेजर की कमीज का कॉलर पकड़कर तीव्र झटके के साथ उसे खड़ा किया। मैनेजर की आंखों के सामने छाया अंधेरा छंट चुका था। होठों के कोनों से खून की पतली रेखा बह निकली थी। दांत भी खून से सन गए थे। अब उसकी फौ पहले से कुछ कम नजर आ रही थी, लेकिन उसके हाव भाव में डर तब तक नहीं आया था जब तक कि उसने देवराज चौहान के हाथ में रिवॉल्वर नहीं देख ली। देवराज चौहान ने मैनेजर का रिवॉल्वर वाला ड्रॉज बंद किया, फिर अपनी जेब से रिवॉल्वर निकालकर मैनेजर के पेट से सटा दी। मैनेजर का चेहरा फक पड़ गया। मैंने तुम्हें, देवराज चौहान दरिंदगी भरे स्वर में गुर्राया, तिजोरी की चाबी निकालने के लिए कहा था, रिवॉल्वर निकालने के लिए नहीं। रिवॉल्वर मेरे पास भी थी, लेकिन मैंने नहीं निकाली। समझदार इंसान पहले मुंह से बात करते हैं, रिवॉल्वर से नहीं। तिजोरी की चाबी निकालो। मैनेजर का चेहरा भय से भर चुका था। ऐसा मत करो, मैनेजर ने फीके स्वर में कहा। किसी और जगह को लूट लो। मैं? चुप रहो, चाबी निकालो। देवराज चौहान ने उसके पेट पर रिवॉल्वर की नाल का दबाव बढ़ा दिया। और अगर तुम्हारी मैं सुनकर कोई आ धमका तो सबसे पहले मैं तुम्हें शूट करूंगा। भगवान के लिए ऐसा मत करना, मैनेजर कांप कर बोला। तिजोरी की चाबी। देवराज चौहान के चेहरे पर मौत बरस रही थी। तुमने तिजोरी लूटी? मेरी नौकरी? कुछ नहीं होगा तुम्हारी नौकरी को। देवराज चौहान दांत भींचकर गुर्राया। वह अकाउंटेंट सब देख रहा है। पेट्रोल डालने वाला बाहर मेरे साथ ही भुगत रहा है। इनकी गवाही तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ने देगी। मैनेजर का बुरा हाल था। देवराज चौहान की आंखों में वहशीपन के भाव चमके। तिजोरी की चाबी तो मैं तुम्हारी हत्या करके भी यहाँ वहाँ से तलाश कर लूँगा। देवराज चौहान की आवाज़ में हिंसक भाव नाच उठे थे। तुम मरने के लिए तैयार? मुझे मत मारना, मैनेजर चीखने के अंदाज में बोला। गोली मत चलाना,
रिवॉल्वर मेरे से दूर कर लो, आराम से बात करो, मुझे डर लग रहा है। दांत भींचकर देवराज चौहान ने उसके पेट से रिवॉल्वर की नाल हटा ली। मैनेजर ने कई बार लंबी लंबी सांसें ली। देवराज चौहान ने अकाउंटेंट को देखा, जो कुर्सी पर बुत की तरह इस तरह बैठा था कि जैसे उसे भय हो कि वह हिला तो गोली उसे लगी। सिर्फ उसकी आंखों की पुतलियां ही हिल रही थी। सुनो, मैनेजर ने जैसे हाँफने वाले अंदाज में कहा, तुम तिजोरी लूटना चाहते हो तो लूट लो, तुम्हारे हाथ में रिवॉल्वर है, लेकिन मेरी एक बात मान लो। बको, गुर्राहट निकली देवराज चौहान के होठों से। तिजोरी में हर रोज एक दिन की सेल पड़ी होती है। मैनेजर की आंखों में भय नाच रहा था। रह रहकर उसकी निगाहें देवराज चौहान के हाथ में थमी रिवॉल्वर पर जा रही थी। साथ ही देवराज चौहान के चेहरे पर छाए भाव देखकर उसे अपनी मौत जैसे सामने नजर आ रही थी। लेकिन आज तिजोरी में 2 दिन की सेल पड़ी है, आज बैंक बंद रहता है। मेरी एक बात मान लो, तुम एक दिन की सेल ले जाओ, एक दिन की छोड़ दो, आधे पैसे ले जाओ। देवराज चौहान के दांत भींच गए। मैं तुम्हारा रिश्तेदार लगता हूँ? नहीं तो। मैनेजर ने थूक निकली। चाबी निकालो, सिर्फ चाबी। मुंह से कोई शब्द निकला तो अब मरोगे। देवराज चौहान की आवाज घायल दरिंदे से भी ज्यादा खतरनाक थी। मैनेजर ने खौफ भरी निगाहों से रिवॉल्वर को देखा, फिर अपने कोट की भीतरी जेब में हाथ डालकर चाबी निकाली। उसका चाबी वाला हाथ कांप रहा था। देवराज चौहान ने उसके हाथ से चाबी ली और सख्त स्वर में बोला, अगर तुम मुझे तिजोरी की चाबी ना भी देते तब भी मैं तुम्हारी जान नहीं लेता, चला जाता। क्या? मैनेजर के होठों से धड़धड़ाता स्वर निकला। वह भय के सागर में डूबा था। हाँ, छोटी छोटी रकम के लिए मैं किसी की जान नहीं लेता। किसी की जान मैं तब लेता हूँ जब मजबूरी हो जाए। चाबी देने का शुक्रिया, देवराज चौहान ने दांत खींचकर कहा और रिवॉल्वर वाला हाथ ऊपर उठा। जब नीचे आया तो नाल का तीव्र प्रहार उसके माथे पर पड़ा। मैनेजर के होठों से पीड़ा भरी कराह निकली। उसके घुटने मुड़ते चले गए। अगले ही पल वह दोनों हाथों से सिर थामे नीचे लुढ़कता चला गया। वह बेहोश हो गया। चेहरे पर खतरनाक भाव लिए देवराज चौहान अकाउंटेंट की तरफ पलटा। आराम से इसी तरह बैठे रहना, 2 मिनट की बात है। अगर तुमने किसी तरह की भी चालाकी करने की चेष्टा की तो सोच लेना, तुम मर भी सकते हो। वह युवक अकाउंटेंट बुत की तरह बैठा रहा, हिला डोला नहीं। देवराज चौहान तिजोरी के पास पहुंचा, रिवॉल्वर हाथ में ही दबा रखी थी। अगले ही पल देवराज चौहान ने तिजोरी खोली। तिजोरी में ढेर सारी नेपाली करेंसी मौजूद थी। वह अपने साथ ऐसी कोई चीज नहीं लाया था जिसमें नोटों को भर सकता। उसने अकाउंटेंट को देखा। नोटों को डालने के लिए कुछ है? अकाउंटेंट के होठ नहीं खुले। खौफ ने उसकी बोलती बंद कर रखी थी। अलबत्ता उसकी पुतलियां मैनेजर के टेबल के नीचे वाले हिस्से पर जा टिकी। देवराज चौहान ने उस तरफ देखा। टेबल के नीचे ब्रीफ केस मौजूद था, जो कि शायद मैनेजर का ही था। आगे बढ़कर देवराज चौहान ने ब्रीफ केस उठाया और उसे खोलकर देखा। उसमें मैनेजर का पर्सनल सामान भरा पड़ा था। देवराज चौहान ने सारे सामान को टेबल पर उल्टाकर खाली किया और वापस तिजोरी के पास पहुंचकर भीतर मौजूद नोटों को खिसका खिसका कर ब्रीफकेस में डालने लगा। एक हाथ की उंगली में रिवॉल्वर फंसा रखी थी। आधे मिनट से भी कम समय में सारे नोट ब्रीफकेस में थे। ब्रीफकेस बंद करके देवराज चौहान उठा। अकाउंटेंट उसी मुद्रा में बैठा था, सिर्फ आंखों की पुतलियां ही हरकत में थी। ठीक उसी पल तीव्र हेडलाइट की रोशनी में पेट्रोल पंप का आधा हिस्सा रोशन हो उठा। किसी वाहन ने पेट्रोल पंप में प्रवेश किया था। देवराज चौहान निश्चिंत था। भवन सिंह बाहर था। वह पेट्रोल डालने वाले छोकरे द्वारा उस गाड़ी में पेट्रोल डलवाकर उसे रुखसत कर देगा। लेकिन अगले क्षण देवराज चौहान की आंखें सिकुड़कर बेहद छोटी हो गई। सारा चेहरा जैसे जहान भर की कठोरता से भर गया। रिवॉल्वर पर उसकी उंगलियां सख्ती से लिपट गई। दूसरे हाथ में नोटों से भरा ब्रीफकेस थमा था। देवराज चौहान को शीशे की केबिन से स्पष्ट नजर आ रहा था कि पेट्रोल पंप में प्रवेश करने वाला वाहन पुलिस की गाड़ी है और वह पेट्रोल न डलवाकर सीधे केबिन के पास आ रुकी थी। अकाउंटेंट ने पुलिस गाड़ी को देखा तो वह सिर से पांव तक आतंक से भर उठा।
अब पहली बार उसका शरीर कुर्सी से हिला और भयपूर्ण बेचैनी से पहलू बदला। देवराज चौहान की आंखों में मौत से भरे अंगारे आकर ठहर गए थे। वह नेपाली छोकरा जब भवन सिंह की कार में पेट्रोल के लिए आया तो भवन सिंह ने तसल्ली से पूरी टंकी फुल करवाई, और जब वह पैसे लेने के लिए आगे आया तो भवन सिंह ने दरवाज़ा खोलकर उसे कार के भीतर खींचा और दरवाज़ा बंद कर दिया। इससे पहले छोकरा कुछ कहता, उसे भवन सिंह के हाथ में तभी रिवॉल्वर नजर आ गई। रिवॉल्वर देखते ही उसकी आंखें दहशत से फैलती चली गई। गले में बड़े बड़े कांटे चुभने लगे। चुपचाप बैठा रह हरामजादे, भवन सिंह रिवॉल्वर की नाल वेग के साथ उसकी बाह पर मारते हुए बोला, हिला तो तेरी खोपड़ी उड़ाकर रख दूंगा। भेजे में आया कुछ? खौफ से डूबे छोकरे ने तुरंत सिर को ऊपर नीचे हिलाया। केबिन में कौन कौन है? भय के कारण छोकरे की जुबान नहीं हिल रही थी। माँ मर गई क्या तेरी? फुट मुंह से। मैनेजर साहब हैं, और वह हिसाब किताब रखने वाला है, वह घबरा कर बोला। अकाउंटेंट? भवन सिंह गुर्राया। छोकरे ने सिर हिलाया। भवन सिंह ने एक निगाह शीशे के केबिन की तरफ डाली। तो अपनी खोपड़ी में डाल ले। भवन सिंह ने पुनः छोकरे को देखा। सीधा रहेगा, कोई भी शरारत नहीं करेगा। कुछ भी गड़बड़ की तो उड़ा दूंगा साले तेरे को। अभी तो मेरे को नहीं जानता, मैं बहुत खतरनाक आदमी हूँ। भेजे में आया कुछ कि नहीं? मैं कुछ नहीं करूँगा। नहीं करेगा, ठीक रहेगा तो मेरे रिवॉल्वर की गोली खर्च नहीं होगी, समझा कुछ? उसने आतंक भरे अंदाज में सिर हिलाया। और सुन उल्लू के पट्टे, 10 मिनट लग सकते हैं, भवन सिंह खतरनाक स्वर में कहते हुए बार बार उसकी आंखों के सामने रिवॉल्वर नचा रहा था, जबकि रिवॉल्वर की नाल जो उसकी बाह पर पड़ी थी वहां से अभी तक दर्द भरी टीसें उठ रही थी। अगर इस बीच कोई गाड़ी वगैरह पेट्रोल डलवाने के लिए आए तो पागल गधे की भांति कार से निकलकर उस गाड़ी में पेट्रोल डालना और मेरे पास आ जाना। अगर तूने कोई गड़बड़ करने की चेष्टा की, मैं कार में बैठे बैठे ही तेरी खोपड़ी में गोली मार दूंगा। मैं बहुत खतरनाक आदमी हूँ। भेजे में आया कुछ? उसने डर से भरे पीले चेहरे को हिलाया। साले, मेरी बात को हल्का मत ले, मैं तो तेरी माँ की। भवन सिंह ने होठ खींचे, शीशे के केबिन की तरफ देखा, फिर छोकरे से दांत खींचकर कहा, एक बात बता। छोकरे में इतनी तो हिम्मत नहीं थी कि मुंह खोलता। उसने भवन सिंह को देखा। केबिन में तिजोरी है, वह नीले रंग वाली। छोकरे ने हाँ में सिर हिलाया। उसमें माल है या बैंक में जमा करा दिया? छोकरे की सिट्टी पिट्टी गुम। साले, माँ मर गई क्या तेरी जो मुंह बंद कर रखा है? भवन सिंह ने रिवॉल्वर की नाल उसकी नाक पर लगाई। फूट मुंह से, नहीं तो गोली मारकर तेरे को कार से बाहर फेंक दूंगा। है, तिजोरी में नोट है। आज बैंक बंद था, कल की और आज की सेल है। भवन सिंह की आंखों में तीव्र चमक उभरी। 2 दिन की सेल? मोटा माल, मजा आ गया। भवन सिंह हंसा, फिर एकाएक खामोश हुआ। चुपचाप बैठा रहे। जैसा समझाया है वैसा ही करना भूतनी के, नहीं तो तेरी। उस गरीब मासूम छोकरे में इतनी हिम्मत कहाँ थी कि अपनी मनमानी कर पाता। भवन सिंह की निगाह बार बार केबिन की तरफ उठ रही थी, परंतु भीतर क्या हो रहा है केबिन के दूर होने के कारण कुछ पता नहीं चल रहा था। 1, 2, 3, 4, 5 मिनट बीते, तभी पेट्रोल पंप 2 पलों के लिए रोशनी से नहा उठा। सुन हरामी की औलाद, भवन सिंह छोकरे को देखकर गुर्राया, साथ ही रिवॉल्वर की नाल उसकी कमर में लगाकर उसे रिवॉल्वर की याद दिलाते हुए कहा, कोई गाड़ी आई है, शराफत से पेट्रोल डालना और वापस मेरी कार में आ बैठना। मैं तेरे को देख रहा हूँ, जहाँ चालाकी की वहीं मेरी गोली तेरे अंदर। मैं कुछ नहीं करूँगा, छोकरा कांपता हुआ बोला। तुम गोली नहीं चलाना। भवन सिंह के चेहरे पर अजीब से भाव फैल गए। आने वाला वाहन केबिन के पास पहुंचकर रुक गया था और एक पल में ही वह पहचान गया था कि वह पुलिस कार है। भवन सिंह ठगा सा बैठा का बैठा रह गया। अगले पल भवन सिंह के मस्तिष्क को क्रूरता से भरा तीव्र झटका लगा। उल्लू के पट्टे, यह तेरी माँ के बाराती कौन है? भवन सिंह दरिंदगी भरे स्वर में गुर्राया। यह पुलिस वाले हैं। मैं भी देख रहा हूँ साले कुत्ते, यहाँ क्या करने आए हैं? आते रहते हैं कभी कभी जब चाय पीने का मूड होता है। तेरी माँ के यारों को
आज ही चाय पीने आना था। भवन सिंह जैसे दहाड़ा हो। यह जुदा बात थी कि उसकी आवाज़ कार से बाहर ज़्यादा दूर तक नहीं जा रही थी। अब वह छोकरा क्या कहता। देवराज चौहान ने भवन सिंह को बाहर का मामला संभालने के लिए कहा था, परंतु अब कुछ भी संभाल पाना उसके बस का नहीं था, क्योंकि पुलिस कार ठीक केबिन के दरवाजे के पास जाकर रुकी थी और रुकते ही ड्राइवर के बगल में बैठा पुलिस वाला उतरकर केबिन के दरवाजे की तरफ बढ़ गया था। मामला भवन सिंह की हद से बाहर था। अगर वह अब भी कार से बाहर निकलकर केबिन की तरफ हवा में उड़ता हुआ भी जाता तो उसके पहुंचने से पहले ही उस पुलिस वाले ने केबिन का दरवाजा खोलकर भीतर प्रवेश कर जाना था। भवन सिंह हक्की पक्की हालत में उसी मुद्रा में कार में बैठा रह गया। एक पुलिस वाला शीशे के केबिन का दरवाजा खोलने जा रहा था और दूसरा पुलिस कार का इंजन और हेडलाइट बंद करके नीचे उतर रहा था। भवन सिंह को ऐसा लग रहा था जैसे सारे मामले का भट्टा बैठ गया हो। काठमांडू में रॉयल कैसीनो में करोड़ों की डकैती उसे असफल होती नजर आने लगी। यह वक्त उसे बहुत ही बुरा लग रहा था। चाह कर भी वह कुछ नहीं कर सकता था। सब कुछ खत्म होता महसूस करके भवन का चेहरा भट्टी की तरह तपने लगा। केबिन का दरवाजा खोलकर भीतर प्रवेश करने वाला कांस्टेबल या हवलदार के रैंक का था, क्योंकि उसने हाथ में डंडा थाम रखा था, जबकि पुलिस कार को ड्राइव करने वाला सब इंस्पेक्टर था। भीतर प्रवेश करते ही वह पुलिस वाला ठिठक गया। चेहरे पर अजीब से भाव उभर आए। सामने देवराज चौहान एक हाथ में ब्रीफकेस और दूसरे हाथ में रिवॉल्वर थामे खड़ा था और तिजोरी खुली हुई उसे साफ नजर आ रही थी, जो कि बिल्कुल खाली थी। मैनेजर को भी उसने टेबल के पास नीचे फर्श पर बेहोश पड़े देख लिया था। अकाउंटेंट के बुरे हाल को भी उसने पहचाना। तुम? हवलदार ने उसके हाथ में थमी रिवॉल्वर पर निगाह मारकर कहा। यहाँ लूट कर रहे हो? हाँ। देवराज चौहान के दांत खींचे थे। शराफत से एक तरफ खड़े हो जाओ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तुम क्या समझते हो? तुम जैसे उच्चकों की बात मैं मान लूंगा और तुम्हें जाने दूंगा? पुलिस वाले ने कठोर स्वर में कहा। अक्लमंदों की तरह खुद को पुलिस के हवाले कर दो, नहीं तो। तुम मेरी नहीं तो इस रिवॉल्वर की बात तो मानोगे। देवराज चौहान के होठों से गुर्राहट निकली। रिवॉल्वर न होती तो अब तक पुलिस वाले ने डंडे का इस्तेमाल शुरू कर दिया होता। तभी दूसरे पुलिस वाले ने भीतर प्रवेश किया। उसने पुलिस वाला लंबा मोटा ओवरकोट पहन रखा था, सर्दी से बचने के लिए। नेपाली होने के हिसाब से उसकी लंबाई कुछ लंबी थी। वह एक पल में ही भीतर के सारे हालात भांप गया। फौरन सतर्क हो उठा। सर, पुलिस वाले ने कहा, यह पेट्रोल पंप का माल साफ करके ले जा रहा है। सब इंस्पेक्टर ने देवराज चौहान के चेहरे पर फैले खतरनाक भावों को देखा, हाथ में थाम रखे रिवॉल्वर को देखा। क्षण भर में ही समझ गया कि सामने खड़ा इंसान वास्तव में खतरनाक है। वह रिवॉल्वर पकड़ना ही नहीं, चलाना भी जानता है। इससे टकराना नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। पीछे हट जाओ, देवराज चौहान कुर्राया। सब इंस्पेक्टर तुरंत दरवाजे से एक तरफ हो गया। हवलदार वहीं खड़ा रहा तो सब इंस्पेक्टर ने उसकी बाह पकड़कर अपने करीब कर लिया। सर, वह तिजोरी, जाने दो इसे, सब इंस्पेक्टर ने सतर्क स्वर में कहा। लेकिन खामोश रहो, हालात ऐसे हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, सब इंस्पेक्टर ने शांत स्वर में कहा। आपके पास तो रिवॉल्वर है सर, आप? जब तक मैं रिवॉल्वर निकालूंगा यह हम दोनों को शूट कर देगा। चुपचाप खड़े रहो। देवराज चौहान दरवाजे की तरफ बढ़ा। वह सतर्क था। इस आखिरी मौके पर वह नहीं चाहता था कि किसी प्रकार की गड़बड़ हो। आज की सफलता ने कैसीनो डकैती को जन्म देना था। देवराज चौहान की पैनी निगाह दोनों पुलिस वालों पर थी। सब इंस्पेक्टर शांत निगाहों से उसे जाता देख रहा था, जबकि करीब खड़ा हवलदार डंडा थामे बेचैन सा नजर आ रहा था। उसे शायद यह बात हजम नहीं हो रही थी कि उसकी मौजूदगी में कोई मान ले उड़े। देवराज चौहान दरवाजे के पास पहुंचा और तब वह शीशे का दरवाजा धकेलकर बाहर निकलने को था कि जब व्याकुल हो रहे हवलदार का डंडा देवराज चौहान की रिवॉल्वर वाली कलाई पर पड़ा। सतर्क होते हुए भी देवराज चौहान डंडे से बचाव न कर सका, क्योंकि डंडा चलाने में हवलदार बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट था। एक पल में डंडा उसके हाथ में था
और दूसरे पल में देवराज चौहान की कलाई पर डंडे के प्रहार से कलाई को तीव्र झटका लगा और रिवॉल्वर छिटक कर हाथ से दूर जा गिरी। यह बहुत ही खतरनाक पल थे। अब जरा सी चूक कुछ भी करवा सकती थी। बिना एक क्षण गवाए देवराज चौहान ने दांत भींचकर सब इंस्पेक्टर पर छलांग लगा दी, क्योंकि उसके पास रिवॉल्वर थी। ऐसे में अगर वह रिवॉल्वर निकाल लेता तो फिर बाजी का रुख किसी भी तरफ पलट सकता था। देवराज चौहान सब इंस्पेक्टर को लिए नीचे गिरा। तब कहीं जाकर सब इंस्पेक्टर को बदले हालात समझ में आए। उसने देवराज चौहान का मुकाबला करना चाहा, परंतु देवराज चौहान ने दांत भींचकर हाथ में पकड़ रखे ब्रीफकेस को वेग के साथ उसके सिर पर मारा। दूसरी बार मारा। कराह कर सब इंस्पेक्टर बेहोश होता चला गया। यह सब चंद क्षणों में ही हो गया। देवराज चौहान खड़ा होने लगा कि तभी उसने सिर पर खड़े पुलिस वाले को देखा, जो दोनों हाथों से डंडा थामे, सिर से ऊपर उठाए, चेहरे पर क्रूरता लपेटे, डंडे का वार उसके सिर पर करने जा रहा था। वार किया। देवराज चौहान ने तुरंत ब्रीफकेस आगे कर दिया। डंडा धाड़ से ब्रीफकेस पर पड़ा। ब्रीफकेस अच्छी क्वालिटी का था, जो कि सलामत रहा। घटिया होता तो डंडे के इस प्रहार से उसकी धज्जियां उड़ जाती। दोबारा वह डंडे का इस्तेमाल न कर सका, क्योंकि देवराज चौहान का जूता वेग के साथ उसके पेट पर पड़ा था। हल्की सी चीख के साथ पेट पर हाथ रखे वह पीड़ा से दोहरा हो गया। डंडा उसने अभी भी नहीं छुड़ा था। इतना वक्त देवराज चौहान के लिए काफी था। ब्रीफकेस थामे वह उछलकर खड़ा हुआ और जोरदार घूंसा उसके गाल पर मारा। कराह कर वह जोरों से लड़खड़ाया। उसी पल देवराज चौहान ने तेजी से 2 कदम आगे बढ़ाए और नीचे गिरी रिवॉल्वर उठा ली। पुलिस वाला संभल कर खड़ा हुआ। देवराज चौहान के हाथ में पुनः रिवॉल्वर देखकर उसकी आंखों में पहली बार खौफ की लहर दौड़ी। अपनी मौत उसे स्पष्ट नजर आने लगी। डंडा गिरा दो, देवराज चौहान ने दांत भींचकर कठोर स्वर में कहा। पुलिस वाले ने डंडा गिरा दिया। देवराज चौहान पर क्रूरता के भाव नाच रहे थे। मेरे पास आओ। पुलिस वाला घबराहट में डूबा वहीं खड़ा रहा। देवराज चौहान ने चेहरे की क्रूरता को आंखों में समा लिया। धीरे धीरे उसके मौत को छूते कदम पुलिस वाले की तरफ बढ़ने लगे। पुलिस वाले का चेहरा आतंक से भर गया। देवराज चौहान उसके समीप पहुंचकर ठिठका, मुझे मत मारो, मैं अगर देवराज चौहान के होठों से दहकता स्वर निकला, मुझे तेरी जान लेनी होती तो मैं तेरे पास नहीं आता। मेरे रिवॉल्वर की गोली ही तेरे पास आती। खतरनाक गुर्राहट थी देवराज चौहान की आवाज में। पुलिस वाला कुछ समझा नहीं कि क्या होने वाला है। तभी देवराज चौहान का ब्रीफकेस वाला हाथ उठा और घूमा। धाड़! ब्रीफकेस पुलिस वाले की खोपड़ी से जा टकराया। उसके होठों से हल्की सी चीख निकली। दोनों हाथों से सिर को थामे घूमता हुआ वह नीचे गिरा और बेहोश हो गया। देवराज चौहान ने पलटकर अकाउंटेंट को देखा। वह पहले की ही तरह बुद्ध की भांति शांत स्थिर बैठा था। सिर्फ उसकी आंखों की पुतलियां ही इधर उधर घूमती हरकत कर रही थी। देवराज चौहान के होठों से गहरी सांस निकली। रिवॉल्वर जेब में डालते हुए वह आगे बढ़ा और दरवाजा खोलते हुए केबिन से बाहर निकल गया। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।